हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बचपन में हम सब ने वो कहावत सुनी थी कि अक्सर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहां पे हमने इस प्रकार के इंस्टांसेस को होते देखा है। इस समय अगर आप वैश्विक जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे तो बार बार और कई बार इस प्रकार की चीजों को किसी एक देश और किसी एक व्यक्ति से जुड़ता पाएंगे। आप सबको पता है, आप सबने थंबनेल में देखा होगा, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब को आजकल अगर वैश्विक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो तानाशाह कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या वास्तविकता में उनके कृत्य कुछ ऐसे हैं या इस दिशा में जा रहे हैं जहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं? इस पे ही ये पूरा लेक्चर बेस्ड है। हम हर पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे और दो रीसेंट एग्जांपल्स को भी देखेंगे, एक तो वेनेजुएला, एक ईरान, और भारत को क्या अभी भी डरने की जरूरत है या भारत के पास क्या रास्ते हैं और वैश्विक स्तर पे कौन सी धुरियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस बिहेवियर का विरोध कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, उसके खिलाफ एक स्टैंड ले रहे हैं। सब पे हम लोग बात करेंगे। आप सबको पता है कि जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व था वेनेजुएला के खिलाफ, उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रंप साहब कटघरे में भी इसलिए आए क्योंकि बहुत से देश जिन्हें ये अमेरिकी जो एक्शन था ये पसंद नहीं आया। लेकिन अब जब हम ईरान के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जो खुद में इंटरनली बड़े कॉन्फ्लिक्ट में डूबा हुआ है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि कभी भी यूएसए इसमें भी इंटरवीन कर सकता है, बीच में आ सकता है। जब हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो वहां का जो विपक्षी खेमा था, मतलब मदुरो का विपक्ष जो था, वो अमेरिका के साथ था, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। तब ईरान को क्या करना होगा? और ईरान जो धमकी दे रहा है कि हम आपके सभी जो न्यूक्लियर ठिकाने हम उसको डिसार्म कर देंगे, हमला कर देंगे, वो भी एक डायरेक्शन है जिसपे सोचा जाना चाहिए पूरे विश्व को, वैश्विक कम्युनिटी को, क्योंकि कहीं भी मानवता के लिए सही नहीं है। और मिडिल ईस्ट या संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो ऑफकोर्स शांति की तरफ नहीं जा रहा। इसी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। खैर, इससे पहले आगे बढ़ूं, ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए। यहीं पे PDF, यहीं पे डिस्कशन, यहीं पे वीडियो के लिंक वगैरह सब यहीं पे प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। अगर मिस हो जाए तो है क्या, जून 2022 में हम सब ने ईरान में बंकर जो बस्टर हमला देखा था उसको देखा था, और जनवरी 2026 में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो देखा था, मैंने इस पर वीडियो भी किया हुआ था। इन दो हमलों के दौरान एक चीज तो क्लियर हो गई कि अमेरिका कहीं पे भी, जहां पे भी उसको लगेगा कि हम अपने पावर को, अपनी शक्ति को दिखा सकते हैं, वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। हम इकोनॉमी की बात करें तो वैश्विक स्तर पे भारत पे जो पहले 25, फिर 50, फिर 500% टैरिफ्स की बात हुई, तमाम देशों को, रूस के साथ जो बिहेवियर रहा, हम यूक्रेन के साथ उसका जो बिहेवियर रहा, कहीं ना कहीं एक प्रकार की तानाशाही गतिविधि और प्रवृत्ति की तरफ ही इशारा करता है। इस पर मैं विश्वास बात करेंगे। इसके पहले मैं आगे बढ़े, आप सबको पता है कि यूनाइटेड चार्टर के बारे में, ठीक है, उसका एक नियम है जिसको हम क्या कहते हैं, जस्ट कॉगन्स कहते हैं। एक अनिवार्य कानून है, मतलब इसको पालन ही करना है। इस कानून का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है, बल्कि इसमें खुद लिखा भी है कि सभी सदस्य देश किसी भी राज्य की प्रादेशिक अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल के प्रयोग से बचेंगे। ये लिखा हुआ है 2(4) में। इसका जो सेकंड आर्टिकल का क्लॉज 4 है, सेक्शन 2(4) है, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसके दो अपवाद हैं। पहला तो आत्मरक्षा जो अनुच्छेद 51 वाला है, यहां पे अगर कोई देश आत्मरक्षा में किसी पे हमला कर रहा है तो कर सकता है। दूसरा है यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की अनुमति नहीं ली गई थी। दो अपवाद ये हैं। तो अमेरिका तो यही कह रहा है कि हमारे ड्रग कार्टेल चल रहा था, ये कल को बोलेगा कि इजराइल जो है वो हमारा जो मित्र है वो दिक्कत में, तो हम ईरान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होना चाहिए कि किसी देश को, जैसे अमेरिका की अगर बात करें, इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो एक इंटरनेशनल बॉडी जिसको सबने माना, उसके भी कानून को धता बता के कुछ भी करे, जो मन में आए वो करे? इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम वेनेजुएला की बात देखें तो आरोप क्या था कि जो मदुरो साहब है वो नार्को टेररिज्म चला रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा जिस चीज का ओवरडोज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फेंटानिल, वो लगभग चीन से 69% फेंटानिल रीजन है, वो चीन से आयात होता है, वेनेजुएला से नहीं। तो आपने वेनेजुएला पे हमला क्यों किया? निश्चित तौर पे कारण क्या था, वहां के जो तेल संसाधन है, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल के भंडार है, और अमेरिकी तेल कंपनियों की वापसी और मुआवजे की वसूली के लिए कहीं ना कहीं वेनेजुएला एक बेहतर स्थान हो सकता है। तो क्या लगा हमें कि जो कहा गया वो तो रियलिटी नहीं थी, ठीक है।
आप देख सकते हैं हमले की रूपरेखा प्रॉपर बनाएगी। पहले अगस्त 2025 में सीआई की घुसपैठ होती है, ठीक है, ये फिर बिजली गुल हो जाती है, 20 ठिकानों से 150 प्लस विमान आते हैं, मादुरो गिरफ्तार हो जाते हैं और 32 क्यूबाई सैनिक इसमें मारे जाते हैं। या बाकायदा मैप में ये जो उनके सैटेलाइट से इमेजेस से प्राप्त हुई उसको मैंने यहाँ पे पोस्ट किया। तो 10 जनवरी 2026 को अगर हम बात करें तो ये सीन चल रहा है ना, इसकी बात हो रही है। बात करें इसके आगे की तो क्या है, केस फाइल क्या है, ईरान के बहाने की बात करें तो ईरान पे जो लास्ट हमने अमेरिका का क्रुद्ध व्यवहार देखा वो क्यों था। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को हम रोकना चाहते हैं और इजराइल की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन क्या रियलिटी थी? नहीं, रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी क्या थी? जो वास्तविक संदर्भ क्या था कि जेसीपीओए से अमेरिका को उसने वापस ले लिया था। पुष्टि ये की गई, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आईएई की रिपोर्ट में पुष्टि की गई थी कि ईरान समझौते का पालन कर रहा था, वो समझौते से डिग नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पालन नहीं कर रहा है। तो कारण कुछ और था, बताया कुछ और गया। यह हमला क्या है? इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप था। निश्चित तौर पे अपनी प्रभाव शक्ति अपने मित्र के युद्ध में तो दिखाना चाहते थे, वही दिखा रहे हैं यहाँ पे आप इमेज के द्वारा इसको देख समझ सकते हैं। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वहां पे आराम से देख लेना, ठीक है। फिर क्या हुआ? ईरान के नीचे आप सबको पता है जो फोर्डो पे विस्फोट किया गया था, वहां पे 2018 में ट्रंप जेसीपीओए से अमेरिका को बाहर ले लेते हैं और उसके बाद तो फिर हम जब चाहेंगे तब हम ईरान में तबाही मचा देंगे। अब देखते हैं इस समय ईरान में किस प्रकार से हस्तक्षेप दोबारा करने की कोशिश करते हैं। पर लास्ट टाइम तो ये हुआ था जब बंकर बस्टर बम था, लगभग आप देखा जाए तो ये उसकी डिटेल है। डिटेलिंग को मैं इसलिए इमेज के फॉर्म में ला देता हूं कि कई बार स्टूडेंट्स देख के ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो कुछ काम कर भी रहे हैं इस पर, तो इसको जरूर देखिएगा। तो ईरान को जो टारगेट किया जा रहा है इस समय, वो कहीं ना कहीं किसी युद्ध में परिणत हो सकता है या किसी इस प्रकार के एक्शन में परिणत हो सकता है जो वेनेजुएला में हमने देखा। और हम सबको पता है कि 1979 का जो बड़ा ईरानी क्रांति थी, जिसके बाद हमने एक नई रिजीम को आते देखा, वो रिजीम जिसको इस समय बहुत कट्टरपंथी रिजीम कहा जा रहा है, उस रिजीम के जो विरोधी हैं वो अभी भी अमेरिका में हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर भी आए हैं जो लगातार इस बात की फिराक में है कि कब अमेरिका हमला थोपे और कब रिजीम चेंज हो और कब हम वापस आ जाएं। अमेरिका कोई लोकतंत्र नहीं लाना चाह रहा है, ठीक है। पहले लोकतंत्र था 1953-54 की अगर बात करें तो लोकतंत्र को हटा के आपने क्या कर दिया, वहां पे राजशाही ले आई, फिर आपके पिट्ठू को हटा के वहां पे क्रांति हो गई। अब आप क्या चाह रहे हैं कि वापस से हम वहां पे हमला करें और मिडिल ईस्ट में अशांति फैला दें, और वे लोग जो वहां पे दोबारा सत्ता पाने की ललचाई आंखों से देख रहे हैं वो लोग भी रेडी हैं अमेरिका में। कमेंट बॉक्स में नाम बताते जाना, बड़ा फेमस है आजकल, बड़े आर्टिकल आ रहे हैं उन पे, है ना। चलो, अगर हम किसी व्यक्ति को देखें कि किस समय किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, किसी व्यक्ति को हम तानाशाह मान सकते हैं, तो 5 एंगल दिखते हैं। पहला, कि जब वो अपने ही संसद की अनदेखी करे, कांग्रेस को कोई सूचना नहीं दी थी मॉडरेट एक्शन के बारे में। दूसरा, अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा, जो उपनिवेशवादी भाता है, मोनरो डॉक्ट्रिन को आप देखिएगा, मैंने उस पर भी वीडियो किया हुआ है कि क्या कह दिया गया। मोनरो डॉक्ट्रिन क्या था कि अब इधर के आप अपना देख लो, आप अपना देखो, इधर का सारा हम देखेंगे। और फिर उसके बाद एक उस पर कोरोलरी भी थी, जो लास्ट मैंने वीडियो किया था उस कोरोलरी की बात की थी। कमेंट बॉक्स में बता देना वो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे। वैसे आप में से बहुत सारे लोग जान ही रहे होंगे, रूजवेल्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो वो जो कोरोलरी जुड़ी, उसके बाद तो ये तय हो गया कि इधर का तो सर्वे सर्वा बाहुबली कौन है, अमेरिका है, और यहां के सब सारे देशों की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है ना, उसको उपनिवेशवादी भाषा कहते हैं। फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून का अपमान, यूएन चार्टर का उल्लंघन, अभी हमने बताया आपको कहां पे उल्लंघन हुआ इसका, ठीक है। नार्को टेररिज्म का जो मनगढ़ंत आधार बताया, आप हमने बताया ना कि फेंटानिल जो लगभग 70% वहां पे दिक्कत फैला रहा है, लोगों को नशे की लत में डाल रहा है, वो चाइना से आता है, वेनेजुएला से नहीं आता है। और क्या है, एक तरफा जो सैन्य कार्रवाई होती है, जब आपके पास अनियंत्रित शक्ति होती है, अंधा पैसा होता है, तो आप इस प्रकार के काम करते हो। तो ये 5 संकेत देते हैं कि आप कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। शक्ति संतुलन की बात करें तो 1947 से 91 तक शीत युद्ध में सोवियत संघ संतुलन बनाता था। 1971 की अगर हम बात करें तो अब क्या है, 1991 से अब तक एक ध्रुवीय पक्ष है, यूएसए ही कई बार इसको डोमिनेट कर रहा है। 2009-10 के आसपास हमने रशिया को भी आगे आते देखा, चीन भी अब मजबूत हो रहा है। लेकिन फिर भी जो जिसे कहते हैं गुंडागर्दी वाला बिहेवियर कहीं ना कहीं हमें यूएसए की तरफ से ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए कि इराक, लीबिया, वेनेजुएला, ईरान, और बीच में अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान भी था, जहां पे अमेरिका ने मनमाने तरीके से हमले को किया और फिर जब थक गया तो फिर वहां से वापस चले गए, ठीक है। अगर हम राजनीतिक प्रतिरोध की धुरी देखें तो देखिए वेनेजुएला में हमला हुआ, इधर जो रूस है वो भी इसके खिलाफ थे, ठीक है। ईरान अगेंस्ट था ही,
चीन चूंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसका, तो चीन भी इसके अगेंस्ट में ही था। रूस ने भी वहां पे अपने कुछ कंपनियों को लगाया था, काम चल रहे थे, तो रूस भी इसके अगेंस्ट में था। लेकिन क्या हुआ, ईरान के लिए झटका थी क्योंकि ईरान पे कभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इन देशों ने स्टैंड लिया? मैं आपको एक बात बताता हूं, इस चीज को देखिएगा। चीन बिल्कुल मौन रहा, ठीक है, लेकिन शायद कुछ काउंटर बैलेंस करने की तैयारी में, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन अभी मौन रहा। आक्रामकता की निंदा की, पर बहुत कमजोर प्रक्रिया किसने की? रूस ने की, ठीक है। लैटिन अमेरिका में देखा जाए तो कोलंबिया और क्यूबा के द्वारा मुखर विरोध हुआ। हम सबको पता है कि क्यूबा में भी एक वामपंथी रिजीम है जो निश्चित तौर पर विरोध करेगी। यूरोप ने संयम की अपील की। तो जो भी बड़े देश है, जैसे यहां पे जिनको आप देख सकते हैं, जो ध्रुवियों के देख सकते हैं, ये सब कमजोर पड़े हुए हैं। भारत का स्टैंड क्या था? मैं आपको एक बात बताता हूं, 2013-14 में भारत के एक सिविल सर्वेंट के साथ अमेरिका ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया था। भारत ने बहुत त्वरित और कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आजकल कहीं भारत भी किस ध्रुव के साथ वो जाए, क्वाड में रहे या क्वाड को छोड़े, इसमें भी भारत लगातार सोच रहा है। तो निश्चित तौर पे इसमें हम भारत को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे जो मजबूत देश है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना की बात करें, वो तो मौन ही दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। खैर, भारत की दुविधा क्या है? चाबहार बंदरगाह। हम सबको पता है कि ईरान की जब भी बात होगी चाबहार की बात आएगी, क्योंकि ग्वादर की बात कर लें, या अगर हम आसपास कुछ और जो पोर्ट जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ में मेंटेन कर रहा है उसकी बात कर लें, भारत को काउंटर तो यही देता था। मतलब भारत के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो चाबहार ही था। मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक भारत की पहुंच जो है उसको मजबूत कर रहा था। लेकिन अगर ईरान पे हमला होगा तो चाबहार भी बचेगा नहीं उसमें। दूसरी बात क्या, ईरान तेल का प्रमुख स्रोत है और रणनीतिक साझेदार भी है। हॉर्मुज, गल्फ ऑफ हॉर्मुज की हमने बात की थी और जून में मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि किस प्रकार से अगर वो रुका तो किस प्रकार के इश्यूज होंगे। भारत को इश्यूज भी हुए। तेल बाकी जो ले रहा है वो रूस से, उस पर भी अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा ही है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए तो बहुत अच्छा निर्णय नहीं है, ठीक है। अब भारत क्या कर सकता है? आत्मनिर्भरता की बात कर सकता है, सैन्य औद्योगिक परिसर को मजबूत करे, उसको मजबूत करे थोड़ा सा। किसी एक महाशक्ति पर निर्भरता खतरनाक है, तो एक मल्टीपोलर बैलेंस की तरफ जाए भारत। और क्या कर सकता है? रूस, चीन और पश्चिम के बीच संतुलन का संबंध पे कर सके। और जो मैंने यहां पे इस इमेज को बताया था, कहीं ना कहीं रूस, चीन और अमेरिका के बीच में एक ऐसा बैलेंस बनाना होगा जहां पे हमारे हितों पे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, नहीं वो दिक्कत में ना जाए, ठीक है। चलिए, कुछ शब्दावली है, जस्ट कॉगन्स देख लीजिएगा इसको मैं पीडीएफ में। इसमें जैसे प्रीएम्प्टिव एक्शन क्या होता है कि कोई आप पे हमला करे उससे पहले ही आप क्या कर सकते हो? आसान हमले को रोकने के लिए हमला कर सकते हो। जैसे जब हम लोग भारत के संविधान को देखते हैं और जब अरेस्ट की बात करते हैं, तो आपको पता है कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक प्यूनिटिव होता है। तो एक प्रकार से प्रिवेंटिव जो है ये वैसा है कि भाई ये ना हो तो हमने कर दिया, आसान हमले को देखते हुए। बाकी आप शब्द को मेरे पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद नियम आधारित जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो चुकी थी। अब पूरी तरीके से एक युद्ध चल रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली बात है। और क्या है? शक्तिशाली देश अब बिना कानूनी डर के संप्रभु राष्ट्रों पे हमला कर सकते हैं। वेनेजुएला के हमले से तो ये दिख गया, क्योंकि देखो यार, भले वहां पे उसका विरोध हो रहा, पर वहां पे एक चुनी हुई सरकार थी जिस भी प्रकार की थी, अमेरिका का कोई रोल नहीं बनता था वहां पे हमला करने का, ठीक है, निश्चित तौर पे। तो क्या है, एक ध्रुवीय विश्व में न्याय की उम्मीद क्या है? बेईमानी है, और शक्ति ही शांति का एकमात्र गारंटी है। डिटरेंस जो है वही पावर बनेगा। बाकी आप बैलेंस की बात, लोकतंत्र की बात, है ना, इन सब की बात को करने का कोई सेंस अब नहीं बन रहा, जो अमेरिका का रुख है। और निश्चित तौर पे एक डिक्टेटर के तौर पे अमेरिका आगे बढ़ते दिख रहा है। लेट अस सी फ्यूचर किस तरफ जाता है। अगला वीडियो किस विषय पे आता है। चलो, बताते चले कि इस समय स्टडी आईक्यू में स्टेप इनटू सक्सेस सेल चल रही है, तो 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको सभी कोर्सेज में। हिंदी लिटरेचर का जो मेरा कोर्स है, जो कामायनी के साथ शुरू हो रहा है, इसमें भी आपको 50% की छूट मिलेगी। करना क्या है आपको? विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। जनवरी बैच के लिए कोड फ्लैश कर रहा होगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं, विकास लाइव कोड। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब 50% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है इसका नया बैच, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। अच्छा, स्टेप इनटू सक्सेस सेल हमारे जो अन्य जो जीएस के बैचेस हैं, P2I बैचेस, उस पर भी चल रहा है। वहाँ पे भी आप 2027-28 बैचेस में या SIP बैच में जुड़ सकते हैं। 50% डिस्काउंट वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए और इस विषय पर अपनी राय बताते जाइएगा। क्या लगता है, ट्रंप किस दिशा में जा रहे हैं और क्या भविष्य में भारत को इससे खतरा हो सकता है? और अगर भारत खुद को सेव करना रखना चाहता है तो उसको किस दिशा में आगे जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।